नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। गंभीर आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में आपातकाल का फैसला वापस ले लिया है। देश में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए आपातकाल लगाया गया था और इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के घर के आगे लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया था। भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। पूरे कोलंबो शहर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया था। कोलंबो में लाइट तक काट दी गई थी। पूरा शहर अंधेरे में था और इसी के चलते देश में आपातकाल लगा दिया गया था। आपको बता दें कि विदेशी कर्ज के जाल में फंसकर श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके कारण लोग घंटों बिजली की कटौती, आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करने को मजबूर हैं। ईंधन, रसोई गैस के लिए लंबी लाइन है। आवश्यक वस्तुओं की कम आपूर्ति और घंटों बिजली कटौती से जनता महीनों से परेशान है। श्रीलंका का मौजूदा विदेशी मुद्रा कोष सिर्फ 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रह गया है और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की सरकार अल्प में भी आ रही है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि श्रीलंका में राजपक्षे की सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। और श्रीलंका के हालातों को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ डिप्लोमेट दीपक बोहरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज में। आपका आभारी हूं कि आपने मौका दिया है एफएम न्यूज में शरीक होने का। दीपक बोहरा जी, आपातकाल का जो फैसला लिया था राष्ट्रपति राजपक्षे ने, अब उसे वापस ले लिया है। अब आपातकाल नहीं है श्रीलंका में, लेकिन हालात जस के तस हैं। आपने बहुत अहम सवाल किया है। उन्होंने आपातकालीन सिचुएशन इमरजेंसी जो लगाई थी उसको वापस ले लिया है। अब हमारे देश भारत में भी मैंने इमरजेंसी की है, कई देशों में देखी है जहां मैं आपका राजदूत रहा हूं। तो ये वापस लेने का मतलब है कि अभी तक कुछ उनके अंदर ये फीलिंग है कि डेमोक्रेसी की कोई ना कोई अहमियत होती है। सर, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इस समय शायद मेरे जीवन की आखिरी पुस्तक होगी, एक लिख रहा हूँ जिसका शीर्षक है अंग्रेजी में पैरालिसिस एनालिसिस, कि कुछ देश में पैरालिसिस, वो पैरालाइज क्यों हो जाते हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नंबर पे होते हैं देश जो बहुत स्थिर होते हैं, बहुत एक्टिव। 10 नंबर पे पैरालिसिस। 10 नंबर पे आज अफगानिस्तान है, साउथ सुडान है, सोमालिया है। अब श्रीलंका की स्थिति इस समय उस स्केल में 1 to 10 में लगभग 7 है। सबसे पहली शुरुआत होती है सर, जो मैं देखता हूं, आर्थिक व्यवस्था के साथ। अगर आपकी आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है, अगर चीजें ठीक हैं, लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान है और भी चीजें हैं, तो वो कभी भी नाराज नहीं होते। अगर आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर है तो भी लोग उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां गिरने लगती है, जो आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, तो वहां पे सड़कों पे उतर आते हैं। आपको याद होगा 2010-11 में अरब स्प्रिंग की बात हुई थी, जब वहां पर भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से देश जूझ रहा था। एक नौजवान राष्ट्रपति के घर के बाहर जाके केरोसिन की बोतल से अपने आप को उसने गीला किया और आग लगा दी और मर गया। तो ऐसी चीजें जो हैं, मैं देख रहा हूं कि अब श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खत्म हो चुकी है और उसका जो, अगर किसी को उत्तरदायित्व लेना है तो इस सरकार को लेना है, क्योंकि उनका जो बड़ा भाई था जिसको ये भगवान का प्रतिनिधि समझते हैं, यही नहीं बहुत से देश भगवान का प्रतिनिधि है धरती पर, चीन, उसने धोखा किया है साहब। सर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी खत्म हो रही है। राजपक्ष सरकार जो है वो अब गिर जाएगी 1 या 2 दिनों में। अब एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस पे वोट होगा और ये हार जाएगा। बिल्कुल। वहीं दीपक बोहरा जी, इस्तीफा मांगा जा रहा है राष्ट्रपति से, लेकिन वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ये मैं ये आपको बता रहा हूँ सर, जो षड्यंत्र रचा है हमारे ने, अगर उसने ऐसे कुछ करने की कोशिश की तो बहुत मेरे बहुत दोस्त श्रीलंका में, मैं कई बार वहां गया हूं। इतना आप बताता हूं, एक भूतपूर्व आर्मी चीफ थे मेरे साथ, नेशनल डिफेंस कॉलेज में थे, तो काफी देर से कह रहे थे आइए साथ घूमेंगे, और अब उनका मैसेज आया 1 हफ्ता पहले कि एम्बेसडर अभी मत आइए, हमारे पास बिजली नहीं है और पेट्रोल नहीं। देखिए कितना बुरा लगा होगा उनको ये कहने के लिए मुझे। मैंने कहा मैं समझता हूँ, डोंट वरी, मैं बाद में आऊंगा जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। तीसरी चीज, लोगों का विश्वास उठ रहा है सर, उनका आत्मविश्वास टूट रहा है कि हम लोग ये क्या कर बैठे, कहां से क्या हो गए हम इस देश में। और चौथी चीज पैरालिसिस एनालिसिस में देखता हूँ, अंतरराष्ट्रीय सिचुएशन। अब अंतरराष्ट्रीय सिचुएशन भी आप जानते हैं, यूक्रेन में जंग है, तेल की कमी है, हमारे अपने देश में कीमतें बढ़ रही हैं,
तो श्रीलंका की तो हालत बहुत खराब है। ये महामारी ने उनको बर्बाद कर दिया था। महामारी जब आई तब उन्होंने सोचा कि ये चीन तो भगवान का रूप नहीं है, ये तो बदमाश का रूप है। तो हम बहुत देर से कह रहे थे ये शैतान है। अब वहां पे सर मुझे लगता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, ये हार जाएगा। और मेरी अगर ये राय माने तो इसको चुपचाप से कहना चाहिए कि मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं हार गया हूं। कोई और सत्ता पे आएगा और कामयाब हुआ ठीक है, नहीं तो फिर से इलेक्शन होगी। 1999 में सर अटल बिहारी वाजपेयी साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हारे थे। दूरदर्शन पे प्रोग्राम कर रहा था, सुबह वो आई स्टूडियो में, बोले मैं हार गया, देश जीत गया। देश किसी भी इंसान से बड़ा होता है। तो यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इस समय एक मल्टीपल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, सोशल क्राइसिस है और एक एक्सटर्नल स्थिति बड़ी खराब है। ये 4 फैक्टर्स हैं, वहां पे पैरालिसिस हो गया है। दीपक वोरा जी, जब हंगर इंडेक्स आता है और तमाम तरह के हम आंकड़े देखते हैं तो उसमें कई बार देखा गया कि हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश इनसे ज्यादा खराब होती हुई नजर आती थी। और अभी भी अगर पिछले आंकड़े उठाकर देखें तो अभी भी हम इन लोगों से पीछे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति देखें, श्रीलंका की स्थिति देखें, एक बुरे दौर से ये दोनों देश गुजर रहे हैं। तो ये जो हंगर इंडेक्स है, किस तरह से इसे देखा जाए? कि क्योंकि जब आप हंगर इंडेक्स जारी करते हैं तो आप सीधे सीधे कह रहे होते हैं कि इस देश में इतने लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये जो हंगर इंडेक्स पेश किया जाता है, एक गलत मैसेज दुनिया में देने की कोशिश की जाती है इसके द्वारा। 100% ये एक नौटंकी है। एक हैप्पीनेस इंडेक्स है, एक हंगर इंडेक्स है, एक मोटापन इंडेक्स है, एक पतलापन इंडेक्स है, जिसको देखो अपना इंडेक्स बना देता है। इसके कोई मायने नहीं है। सर आप तो रेडियो और न्यूज और टेलीविजन से आप संपर्क रखते हैं, आपको याद है कि पिछली बार कब हमारे देश भारत में किसी की मौत हुई थी भूख से, स्टारवेशन से? आपको याद है? मैं बताता हूं दुनिया को कब हुई थी पहली बार। अगर तो ये पिछले 20 साल में हुई थी, सरकार टूट जाती है सर। ये लास्ट हुई थी हंगर डेथ अबाउट 30 इयर्स अगो। उसके बाद आपका देश, जिसने एक बार हाथ फैलाया था अमेरिका के साथ 66-67 में कि हमें अनाज दो, आज दुनिया का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये लोग सब जानते हैं जो ये इंडेक्स बनाते हैं। दिमाग इनका कहता है कि ये सही है, दिल कहता है कि मत स्वीकार करो कि भारत अब इतनी तरक्की कर रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेड एंड हार्ट है। जो लोग ये कार्यक्रम आपका सुन रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्रता से विनती करूंगा कि इन पे भरोसा ना करें। कल मैं इंडेक्स बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कि सोमालिया, जहां पर किसी के पास खाने को नहीं है, वहां के लोग सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं और सबसे हृष्ट पुष्ट हैं क्योंकि बहुत खाना। इसके कोई मायने नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक वोरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भारत ने पहली बार अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि भारत ने यूक्रेन के बूचा शहर में आम नागरिकों को बर्बरता से मारने की घटना की निंदा की और इस पर चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच का समर्थन किया। इसको लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार रूस के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है। परिषद में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि बूचा में नागरिक हत्याओं की हालिया रिपोर्ट बेहद परेशान करने वाली है। हम इन हत्याओं की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और एक स्वतंत्र जांच के लिए समर्थन का आह्वान करते हैं। तो वहीं टीएस तिरुमूर्ति ने दोनों देश के बीच चल रही हिंसा को तत्काल समाप्त करने और आपसी दुश्मनी को खत्म करने के लिए कहा। इन सब के अलावा सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने युद्ध से पैदा होने वाली चुनौतियों पर भी विस्तार से बात की। तिरुमूर्ति ने साफ कहा कि इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। खाद्य और ईंधन के दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। त्रिमूर्ति ने सभी साथी देशों से अपील की है कि इस युद्ध का जल्द से जल्द खत्म होना जरूरी है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर आज पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संबोधित करेंगे। तो वहीं बीजेपी पार्टी द्वारा 7 से 20 अप्रैल तक देश भर में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। वहीं 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में अभियान के दौरान भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं बीजेपी स्थापना दिवस का कार्यक्रम आज 10 बजे
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी दी कि इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि इलाके में अभी भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि अवंतीपोरा के त्राल इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों का डटकर सामना कर रहे हैं। वहीं इस एनकाउंटर से पहले कल जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमले एक पड़ोसी देश से प्रायोजित किए जा रहे हैं, जहां कुछ लोग घाटी में अमन चैन को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमले निंदनीय हैं और हर क्षेत्र से इसकी निंदा की गई है। देश में पेट्रोल डीजल के रेट प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, साथ ही सीएनजी पर भी महंगाई अटैक कर रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दाम फिर बढ़ा दिए गए। भारतीय बाजार में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी तक के दामों में तेजी आई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दामों में फिर ₹2.50 की बढ़ोतरी देखने को मिली और मुंबई में भी ₹5 से लेकर ₹7 तक की बढ़ोतरी सीएनजी और पीएनजी में देखने को मिली है। आपको बता दें कि ईंधनों के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला 22 मार्च से ही आना शुरू हो गया था। वहीं इस दौरान 24 मार्च और 1 अप्रैल को छोड़कर हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। देश भर में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बात करें दिल्ली एनसीआर की तो मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का प्रकोप और बढ़ने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए हीट वेव के चलने की संभावना जताई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 8 अप्रैल तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग ने बिना वजह दोपहर में घर से बाहर निकलने की सलाह नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि लंबे समय तक बारिश नहीं होने के कारण उत्तर पश्चिम भारत में गर्म मौसम की स्थिति गंभीर हो गई है। फिलहाल अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके साथ ही तेज धूप निकलेगी और गर्म हवाएं चलेंगी। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं, दिल्ली में AQI मध्यम श्रेणी में 165, वहीं नोएडा में AQI खराब श्रेणी में 248 दर्ज हुआ है, जबकि गुरुग्राम में भी खराब श्रेणी में AQI 234 रिकॉर्ड हुआ है। आपको बता दें कि AQI को 0 और 50 के बीच अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है। उन्होंने सदन में यूक्रेन की स्थिति पर नियम 193 के तहत चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए बसपा के एक सांसद की टिप्पणी को लेकर ये बात कही। Sought clarifications and our Minister for Foreign Affairs will respond it appropriately. And foreign policy is very, very serious. That is why, as a member of this House and as a part of the cabinet, I will not make any statement about the policy and other issues which my colleague Jaishankarji will respond. But there are certain points which I feel I must speak because during the discussion and outside the House also, many issues are being raised which were not necessary at all. जैसे हमारा अभी एक साथी ने भी कुछ बातें ऐसे बोल के चले गए जिसको कहना ही नहीं चाहिए था, कोई जरूरत भी नहीं है। और फॉरेन पॉलिसी इतना सीरियस मैटर है कि भाई शशि थरूर जी ने कुछ बातें अपने बोल गई, मनीष तिवारी जी ने भी, दोनों कांग्रेस के हैं, दोनों ने बोले, थोड़ा अलग अलग लाइन बोले। अगर इसको अब बाहर चले जाएंगे तो बोलेंगे कि ये कांग्रेस ने ऐसा बोला है, तो कांग्रेस का पॉलिसी लगने लगेगा। इसलिए सरकार में भी हम कुछ बोलेंगे
तो लगेगा कि ये सरकार का पॉलिसी है। इसलिए इसमें दो आवाजें फॉरेन पॉलिसी को लेकर के नहीं उठना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक मेंबर ने कुछ बात कहे और इंडियन पार्लियामेंट में ऐसा बात कही है तो वो देश के छवि में भी वो असर पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि कुछ बातें हैं, कुछ पॉलिसी हैं जिस पे हम एकजुट होना चाहिए। बहुत सारा सदस्यों ने कहा है कि फॉरेन पॉलिसी में तो हम एकजुट होना ही चाहिए। ये जो यूक्रेन क्राइसिस का, जैसे मैंने कहा, जिक्र तो हमारा डिटेल में फैक्ट्स, फिगर्स, पॉलिसी मेरे कलीग Now you listen to me. Yes, exactly with that spirit, I'm going to make a quick intervention, not more than 7-8 minutes. सर अध्यक्ष जी, आपने अभी सुना है, कई बातें कही हैं, तारीफ भी किया और तारीफ करते करते फिर ये कहते हैं कि आपने इतना अच्छे स्टंपिंग क्यों किया, क्लेम क्यों किया। जब एडवाइजरी इशू हुआ तो फिर आप बोलते हैं एडवाइजरी इशू नहीं किया। हम बताते हैं कि एडवाइजरी किया है, फिर आप बोलते हैं क्यों क्लेम करते हैं। फिर बोलते हैं कि सरकार वहां जाता नहीं, मंत्री जाता नहीं, मिलते नहीं बच्चों से, किसी को नहीं भेजा। फिर जब भेजते हैं तो फिर बोलता है कि आप फिर दिखाता क्यों है, फिर चेस्ट हम्पिंग क्यों करते। अरे तो करे तो क्या करे, नहीं करे तो भी आप पूरा आपत्ति इसमें उठाते हैं, करे तो भी आपको तकलीफ होता है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का लड़ाई का सिचुएशन में, लड़ाई जैसे हालत में सरकार जो भी करता है वो देश के लिए करता है और सबको उस समय तक तो कम से कम मौन व्रत रखना चाहिए। तो ऑपरेशन खत्म होगा, राजनीति करने का समय होता है और आपने ऑपरेशन समय में ये नहीं किया था, ये करना चाहिए था, उस समय बाद में हम लोग जिक्र कर सकते हैं। लेकिन जब ऑपरेशन चल रहे हैं उस समय में भी यहाँ दुनिया भर का बातें जो है लिखी जा रही है। मैं एक बार जब वहां पहुंचे, ब्रतिस्लावा कोशिशे में थे और वहां एक छोटा सा एयरपोर्ट है सर, छोटा सा एयरपोर्ट है। वो नॉर्मली इंटरनेशनल ऑपरेशन वहां से होता नहीं है, वो सिर्फ इंडिया के लिए खोला गया। हम यहां से निकलने से पहले प्रधानमंत्री, वहां के प्रधानमंत्री से बात किया और एक एयरपोर्ट को हमारे लिए पूरा यूज करने का अनुमति। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।